Good morning, students. Today we are going to start modern atomic theory after doing limitations of Dalton's atomic theory. In this modern atomic theory, we will discuss some modifications which were made in the Dalton's atomic theory. First one is atom is no longer considered to be indivisible. तो पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारा जो एटम है वो इंडिविजिबल नहीं रहा है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे हमने देखा है कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके पास आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दे में बी प्रोटॉन्स, दे में बी न्यूट्रॉन्स. तो ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो इंडिविजिबल नहीं है, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज, अगर आपके पास एटम्स हैं सेम एलिमेंट के तो दे मे नॉट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, या हर रिस्पेक्ट में वो सेम नहीं हो सकते. अगर आपके पास सेम एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम हो. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन एटम है, हमने क्लोरीन के दो एटम्स लिए, उसके दो डिफरेंट फॉर्म्स ले लिए हैं, टाइप्स लिए यू कैन से. एक जो उसकी टाइप थी, फॉर्म थी, उसका एटॉमिक मास हमारे पास आया 35 AMU. AMU इज एटॉमिक मास यूनिट. एंड दूसरे वाले क्लोरीन एटम का हमारे पास है 37 AMU. तो क्योंकि हमारे पास एलिमेंट सेम है लेकिन एटम हमने डिफरेंट लिए हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं उनको आइसोटोप्स बोला जाता है. आप लोअर क्लासेस में भी ये कर चुके हो. एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स. सो नेक्स्ट इज, अगर आपके पास एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो इट इज अ पॉसिबल थिंग कि उनके पास प्रॉपर्टीज थोड़ी सी सेम हो. जरूरी नहीं उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम हो, उसके एक या कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी सेम हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास कैल्शियम और आर्गन दे दिया गया है. इन दोनों के केस में क्या है, इनका जो एटॉमिक मास है दैट इज सेम, वो है 40 एटॉमिक मास यूनिट, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. तो ऐसे एलिमेंट्स इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हों लेकिन इनके एटॉमिक मासेस सेम हो, उनको बोला जाएगा आइसोबार्स. नेक्स्ट इज, एटम इज अ स्मॉलर यूनिट जो आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है. तो हमने क्या बोला है, क्या क्योंकि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो आपका एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है, इससे छोटा पार्टिकल आपको नहीं मिलेगा. सो नेक्स्ट इज द रेशियो इन विच डिफरेंट एटम्स कंबाइन मे बी फिक्स्ड. जिस रेशियो में आपके अलग अलग एटम्स कंबाइन करेंगे वो फिक्स भी हो सकती है, इंटेग्रल भी हो सकती है, एंड जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सिंपल ही हो. जैसे हमने लास्ट में जो हमारे नॉर्मल पिछले हमने स्टार्टिंग पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी करी थी, उसमें उसने बोला था कि वो हमेशा आपकी जो रेशियो है वो सिंपल रहना चाहिए. बट इन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी मॉडिफिकेशन हैज बीन मेड कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास फिक्स या इंटेग्रल या सिंपल ही होना चाहिए, वो चेंज भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुगर का मॉलिक्यूल लेते हैं, शुगर मॉलिक्यूल इज C12H22O11, तो इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है वो तो आ गया 12:22:11, और ये सिंपल रेशियो नहीं है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उनका सिंपल रेशियो हो. नेक्स्ट इज, एटम जो होंगे एक एलिमेंट के, दे मे बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट. इसको बेसिकली हम लोग अभी नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे अबाउट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. तो हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको अगर आप किसी ना किसी रेस के इन्फ्लुएंस में लेके आते हो तो वो अपना नेचर चेंज कर लेते हैं. जैसे अगर आप नाइट्रोजन को चेंज करना चाहते हो ऑक्सीजन एटम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी इंटरेक्शन करवानी पड़ेगी अल्फा रेस के साथ. ऐसे हमारे पास कई सारे प्रोसेसेस हैं जिनकी डिटेल हमने नेक्स्ट ईयर करनी है. तो हमारे पास ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रेज, इज नोन एज ट्रांसम्यूटेशन, कि हमने उसको म्यूटेंट कर दिया, उसको चेंज कर दिया. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज, जो मास होगा एटम का वो उसकी एनर्जी में चेंज हो सकता है, और एनर्जी जो है वो मास में चेंज हो सकती है. दैट मीन्स ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हो गए, और एटम्स जो है वो अनचेंज रहेंगे. एटम के ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं रहता, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि एटम इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टेबल. फॉर दैट रीजन आपके मास एनर्जी जो है वो चेंज हो सकते हैं, एनर्जी मास चेंज हो सकता है, लेकिन जो आपके एटम्स हैं वो एज सच ही रहते हैं अनचेंज्ड. नेक्स्ट इज बर्जीलियस हाइपोथेसिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी डोंट कॉल इट अ लॉ, ये हाइपोथेसिस क्यों है? तो कोई भी स्टेटमेंट जब कोई साइंटिस्ट देता है, अगर उसका हमारे पास कोई प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं आता है तो वो हाइपोथेसिस रह जाता है उसका स्टेटमेंट. अगर वो प्रूफ हो जाए तो वो लॉ बन जाएगा. तो इसका प्रॉपर प्रूफ नहीं हुआ था, तो इसलिए बर्जीलियस का हाइपोथेसिस था.
इसके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस जो है उनके पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, बट कंडीशंस क्या है, आपके पास टेम्परेचर प्रेशर एक जैसा ही होना चाहिए हर बार। फॉर एग्जाम्पल अगर डाल्टन की थ्योरी की बात करें और लेट्स से हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ HCl, HCl की फॉर्मेशन में H2 + Cl2 गिव्स यू 2HCl, तो 1 अगेन यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास 1 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गिव्स यू 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तो हमने करा अकॉर्डिंग टू डाल्टन की थ्योरी, बट बर्जेलियस क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब मिला के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि इसका एक एटम कंबाइन करेगा इसके एक एटम के साथ और हमें 2 कंपाउंड एटम्स ऑफ HCl देगा। 2 कंपाउंड एटम्स मीन्स अ मॉलिक्यूल। देन वी कैन ऑल्सो से हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि H2 है तो H2 तो हो गया हमारे पास मॉलिक्यूल एक तरह का, अगर इसका हाफ करते हैं तो हाफ एटम कैसे आ जाएगा, हाइड्रोजन H और H मिला के H2 बनाया ना, तो हाफ एटम मतलब हम इसमें से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं, तो हाफ आपका एटम हाइड्रोजन का हाफ एटम क्लोरीन का मिलके बनाएगा, हाफ और हाफ क्या हो गया 1 कंपाउंड एटम और 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। बट क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ एटम्स जो है केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं ले सकते, ये हमने पहले पढ़ा था, बट बर्जेलियस ने बोला कि हम फ्रैक्शन ऑफ एटम्स को पार्ट ले सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। और अगर आपके एटम्स फ्रैक्शंस में पार्ट ले रहे हैं, दैट मीन्स जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उन एटम्स की डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी। तो जो आइडिया था फ्रैक्शन का वो डाल्टन की थ्योरी के अगेंस्ट है। इस थ्योरी को डाल्टन और जो आपके बर्जेलियस की हाइपोथेसिस में जो भी ये कॉन्ट्राडिक्ट था, इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को एवोगैड्रो ने सजेस्ट करा कि हमें पता है कि मैटर जो है इसमें 2 अल्टीमेट पार्टिकल होते हैं, यहाँ तो होते हैं एटम, यहाँ होते हैं इसमें मॉलिक्यूल। तो एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग क्या था, कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का जो अकेला एग्जिस्ट कर सके या ना कर सके बट वो एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग एटम। तो बेसिकली व्हाट इज एन एटम, जो आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी वो आपका केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले, तो दैट इज एटम। ये अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो था। और वी कैन से अब एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, ये हमने लोअर क्लासेस में वैसे भी करा हुआ है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का जो कैपेबल हो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के, इट इज नोन एज अ मॉलिक्यूल। तो देयरफॉर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं हमारे पास गैसेस के जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स नहीं होते। मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, एटम नहीं करता है। सो तो वॉल्यूम जो होंगे गैसेस के वो हमने हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेट करने होते हैं, एटम्स के साथ रिलेट नहीं करने। डू रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास जो एवोगैड्रो ने क्या करा, इस हाइपोथेसिस को आगे एक लॉ में चेंज कर दिया, दैट लॉ इज नोन एज एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, अगर आपके पास सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर्स आर अवेलेबल देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपने स्टैंडर्ड कंडीशन या सिमिलर कंडीशंस दे रखे हैं टेम्परेचर प्रेशर के, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ सारे गैसेस जो है उनके पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट रहेंगे। दैट मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैपिटल N इज हियर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपको देगा वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हमने मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में रिस्पॉन्ड करना है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन इज कि इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। हमारे पास जितनी भी एलिमेंट्री गैसेस होते हैं उनकी ये एटॉमिसिटी हेल्प फाइंड आउट करने के लिए हमें हेल्प करता है। जैसे नंबर ऑफ एटम्स जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेंगे किसी भी सब्सटेंस के, वो होते हैं एटॉमिसिटी। लाइक मैंने लिखा O2, तो O2 में इस ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम्स हैं वो उसकी क्या होगी एटॉमिसिटी। तो कितने हुए हमारे पास 2 है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी हो गई 2। सिमिलरली हाइड्रोजन का हम लोग H2 लिखते हैं, कितने एटम्स है हाइड्रोजन के 2, तो एटॉमिसिटी 2। सेम पैनल में फॉस्फोरस विच इज P4। अब क्योंकि इसमें 4 एटम्स है तो फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी हो गई 4, हीलियम की 1। ऐसे ही आपने 10th स्टैंडर्ड में एक सल्फर का करा था S8, तो सल्फर की एटॉमिसिटी क्या हो गई 8। सेकेंड इसका जो एप्लीकेशन है दैट वाज कि ये हमें हेल्प करता है टू determine the relation between vapor density and molecular mass of the gas।
तो मॉलिकुलर मास किसी भी गैस का इज इक्वल्स टू 2 इंटू इट्स वेपर डेंसिटी। यहाँ पे जो आपका वेपर डेंसिटी है, इट इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ गैस। नेक्स्ट इज लास्ट एप्लीकेशन, इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। किसी भी चीज का मॉलिकुलर मास जो है आपके पास गैस का, वो हमेशा इक्वल रहेगा 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, गैसेस के लिए हमने लेनी होती है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 1 लीटर ऑफ गैस के साथ तो हमें मॉलिकुलर मास मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस रहने चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर के, और मोलर मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। ये आपके जो इक्वेशंस हैं, दीज आर वेरी यूजफुल इन अवर टॉपिक जो हमने करना है मोल कंसेप्ट, तो डू रिमेंबर दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज ऑल्सो हम वी कैन से 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस। अगर आपके पास कोई भी गैस है जिसका वॉल्यूम आपने 22.4 लिया है एट STP, तो उसमें हमेशा ही जो उसका जो वेट होगा, इट वेज इक्वल टू द मॉलिकुलर मास ऑफ गैस, जो हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। सपोज कर लो आपके पास कोई गैस है, उसका मॉलिकुलर मास आपने ग्राम में दिया है, तो जितना ग्राम उसका होगा वो मोस्टली इक्विवेलेंट होता है 22.4 लीटर ऑफ गैस के। तो this is also known as gram molecular volume. That's it.